हेलो वेलकम एवरीवन। वेलकम टू ग्रूमिंग एजुकेशन एकेडमी। आज सभी का स्वागत है एक और नई वीडियो में हमारा। आज हम जो टॉपिक पे बात करने वाले हैं वो आप सभी के दुख का बड़ा कारण होता है कि हम कौन सी ऐसी 5 गलतियां करते हैं एग्जामिनेशन में जिसकी वजह से हमारे मार्क्स नहीं आते, हम फेल हो जाते हैं या मार्क्स उतने अच्छे नहीं आते जितने हमें मार्क्स चाहिए। तो आज बच्चों हम अपने पास ऐसी वो 5 मिस्टेक्स कवर करेंगे जो आप बच्चे एग्जामिनेशन में कवर करते हैं, अपने पास करते हैं। वो गलतियां आपके चाहे किसी भी पेपर में हो, चाहे अकाउंट्स हो, चाहे आपका एफएम हो, चाहे फिर आपका ऑडिट हो, चाहे फिर टैक्सेशन हो, किसी भी तरह के पेपर में आप इस तरह की मिस्टेक्स जरूर करते हैं। ठीक है, हम देखेंगे कि वो कौन सी मिस्टेक्स हैं और आप कैसे उन मिस्टेक्स को अपने पास अवॉइड कर सकते हो। साथ ही वीडियो के में मैं आपको एक बोनस टिप भी जरूर दूंगा ताकि आप अपने पास वो मिस्टेक जरूर अपने पास रेक्टिफाई करके जाओ यहीं से। तो वीडियो के एंड तक रुकना क्योंकि बोनस टिप बिल्कुल आपको लास्ट में मिलेगी। ठीक है, तो अगर आपको वीडियो पसंद आएगा तो प्लीज लाइक शेयर कमेंट जरूर करना, नोटिफिकेशन बेल को जरूर दबा देना ताकि आपको हमारी वीडियोस का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके फोन पे पहुंच जाए। ठीक है, तो आओ बिना किसी देरी के देखते हैं वो कौन सी ऐसी 5 मिस्टेक्स हैं जो बच्चे एसीसी के अपने पास एग्जामिनेशन में करते हैं। तो बच्चों हम वो अपने पास 5 मिस्टेक्स क्या हैं उनको देखना शुरू करते हैं। सबसे पहले आपकी जो मिस्टेक नंबर 1 है वो है पुअर टाइम मैनेजमेंट। आप जो अपने पास टाइम सोचते हो कि है मेरे पास, उतना टाइम एक्चुअल में होता नहीं है। आप सोचते हो कि कल से शुरू करूंगा, नहीं आज नहीं परसों से शुरू कर दूंगा, आज नहीं तो कल और कल और कल, ऐसे करते करते कहते हो अपने पास सब डिले करते चल जाते हो। आपको टाइम मैनेजमेंट सीखना पड़ेगा। आप ये नहीं कर सकते कि भाई मैं ये टॉपिक को बाद में कवर कर लूंगा, ये टॉपिक मुझे समझ नहीं आता, ये टॉपिक मुझे मुश्किल लगता है। तो भाई ऐसा नहीं चलेगा। आपको अपने पास एक प्रॉपर स्टडी प्लान बनाना पड़ेगा कि मुझे किस किस दिन पे क्या क्या टॉपिक्स अपने पास कवर करने हैं। 40 डेज 50 डेज 60 डेज जितने भी आपके पास दिन बच रहे हैं, आप उस हिसाब से अपने पास एक प्लान बनाओ कि मेरे पास इतने दिन हैं, इतने दिनों में मुझे इतने इतने टॉपिक्स कवर करना है, फिर मुझे रिविजन करना है। तो आप अगर आप एक स्टडी प्लान बना के रखोगे तभी आप अपने पास अच्छे से एग्जामिनेशन को क्लियर कर सकते हो। क्योंकि देखो अल्टीमेटली टाइम मैनेजमेंट लाइफ में भी इंपॉर्टेंट है, एग्जामिनेशन में तो इंपॉर्टेंट है ही। ठीक है, तो हमें अपने पास एक स्टडी प्लान बनाना है जिससे अपने पास क्या करेंगे, जितने भी हमारे सिलेबस के एरियाज हैं सब अपने पास हम कवर कर सकें। नेक्स्ट, हमें अपने पास पास्ट पेपर्स को भी कवर करना है क्योंकि देखो अल्टीमेटली एग्जाम में भी आपके पास एक 180 मिनट या उस 180 मिनट में आपको अपने पास पेपर को अटेम्प्ट करना होगा, ज्यादातर जो आपके पास पेपर्स रहते हैं। ठीक है, बट आपका जो भी पेपर है आप उस हिसाब से टाइम मैनेजमेंट करना। ठीक है, कोई कोई पेपर अगर आपको 2 घंटे का 2.5 घंटे का जैसा भी है। तो बच्चों आपको अपने पास मॉक टेस्ट पेपर प्रैक्टिस करके जाना है क्योंकि वहां से पता चलेगा कि भाई एग्जाम में क्वेश्चंस कितने आ रहे हैं, कितने लेंथी आ रहे हैं, आप उन क्वेश्चन करने में कितना टाइम लगा रहे हो। क्योंकि देखो फॉर एग्जाम्पल आपके कोई स्टार्टिंग के पेपर्स होते हैं जो आपका फर्स्ट टाइम पे आप दे रहे हो, तो उनको क्या रहता है आपको कि यार इनको ना मैं अच्छे से लिख के लाऊंगा, अच्छे से लिख के आऊंगा। क्या होता है अच्छे से लिखने के चक्कर में बहुत सारा टाइम वेस्ट हो जाता है। तो वो टाइम वेस्ट आप यहीं कर जाओ। ठीक है, घर पे कर जाओ, वहां करने की जरूरत नहीं है। प्रॉपर प्रैक्टिस पेपर्स को कवर करके जाओ, टाइम मैनेजमेंट कवर करो, एग्जाम कंडीशंस घर पे बनाओ और देखो कितना टाइम आप अपने पास लगा रहे हो। ठीक है, फॉलो द 80-20 रूल, फोकस ऑन द हाई वेटेड टॉपिक्स फर्स्ट। आपके पास जो भी आपका टॉपिक है ध्यान से समझना बच्चों, ये एक 80-20 रूल जो है ये आपका परीटो प्रिंसिपल से आता है कहां से? परीटो परीटो प्रिंसिपल से आता है। मुझे पता है तुम लोगों को ये नाम नहीं सुनने को मिलेगा, कोई बात नहीं। ये आपका एक प्रिंसिपल होता है परीटो प्रिंसिपल। वो कहता है आपका 80-20 के जो 80% आउटकम्स होते हैं, आपका जो 80% आउटकम है वो अपने 20% वजहों से आ जाता है। सिंपली ऐसे समझो, जैसे एक बिजनेस है, एक बिजनेस को 80% जो रेवेन्यू आएगा ना वो अपने 20% कस्टमर से ही आता है। ठीक है, वैसे ही जब तुम अपने पास पढ़ाई करोगे तुम्हारे 80% मार्क्स तुम्हारे मेजर जो 20% सब्जेक्ट सिलेबस एरियाज है ना वहां से आते हैं। तो जो भी तुम्हारे हाई वेटेड टॉपिक्स हैं, चाहे जो भी सब्जेक्ट है आपका, उसके अंदर जो भी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है सबसे पहले वो कवर करो। मुझे पता है वो को दर्द देते हैं, परेशान करते हैं कि यार नहीं पढ़ना ये समझ ही नहीं आ रहा, पर जब तक उस पर टाइम नहीं लगाओगे मार्क्स नहीं आने वाले। क्योंकि देखो उनको पता है इसी को कि आपके लिए ये टॉपिक्स मुश्किल है, तो उन टॉपिक्स पे वो बार बार आपको पुश करेंगे, बार बार आपसे कहेंगे इसी का आंसर दो। तो हमें क्या करना है, पहले वही कर कवर करें अपने पास। ठीक है, तो फॉलो द 80-20 रूल एंड फोकस ऑन द हाई वेटेड टॉपिक्स फर्स्ट। ठीक है,
चलो जी, नेक्स्ट है हमारी एग्जामिनेशन टू में जो हमारी सेकंड मिस्टेक होती है वो होती है इग्नोरिंग द एग्जामिनर्स अप्रोच। क्या तुम्हें पता है कि जब जब भी आपका एग्जाम होता है उसके बाद एग्जामिनर को अपने पास एक रिपोर्ट देनी पड़ती है। जो आपका चेकर है जिसने आपके पेपर्स चेक किए होते हैं उसको एक रिपोर्ट देनी पड़ती है कि बच्चों ने क्या क्या गलतियां करी हैं। क्या ये बात तुम्हें पता थी? हाँ सर पता थी। पता थी तो अभी तक देखा क्यों नहीं? सर हमने देखा ना। हाँ, अच्छी बात है अगर देखा। जिन्होंने नहीं देखा वो सुनो, आपको अपने पास पेपर हर एग्जामिनेशन का जो भी आपका अब आने वाला पेपर है उसमें एग्जामिनर की अप्रोच क्या है, एग्जामिनर ने क्या क्या गलतियां ढूंढी है बच्चों में करते हुए, आपको अपने पास वो आइडेंटिफाई करनी है। एक चीज होती है कि आप अपनी गलती से सीखते हो, एक होता है अपने पीयर्स की गलती, अपने दूसरों की गलती से सीखते हो। तो क्या बेटर है कि पहले वो गलती करोगे फिर सीखोगे, या फिर पहले दूसरों ने जो गलती करी थी उसी से सीख लोगे? सर जो इन्होंने दूसरों ने गलती करी उसी से सीख लोगे ना। तो बस एग्जामिनर की अप्रोचेस जाके देखो, आपके पास ज्यादा देर नहीं होती, उसको बहुत टाइम नहीं लगता है। आप ये देखो कि अच्छा इस टॉपिक में गलतियां कर रहे हैं बच्चे और ये गलतियां कर रहे हैं, ताकि तुम वो गलती अपने पास ना करो। फिर ध्यान से समझना, वो गलतियां अपने मॉक से भी देखना क्या तुम कर रहे हो, तो पता लगे कि हाँ यार मैं भी वो गलती कर रहा हूँ। तब तुम एग्जामिनेशन में याद रख पाओगे कि हाँ यार मुझे ये गलतियां नहीं करनी है। आ रही बात समझ? तो रीड द एग्जामिनर्स रिपोर्ट्स टू अंडरस्टैंड द कॉमन स्टूडेंट मिस्टेक्स, प्रैक्टिस द पास्ट पेपर्स अंडर टाइम कंडीशंस। जैसे कि हमने डिस्कस किया, प्रैक्टिस करो पेपर और वही देखना मिस्टेक जो एग्जामिनर ने बोली थी ना तुम भी वो कहीं ना कहीं कर रहे होगे। ठीक है? एंड ये सीखो मार्क्स कैसे मिलते हैं। अरे भाई जिसने पेपर बनाया वो तुम्हें बता रहा है कि मैं ये बच्चे गलतियां कर रहे हैं, मैं मार्क्स इस बेस पे दूंगा, तुम वही नहीं पढ़ के जा रहे हो। तो इसलिए क्या करो, उन सीखो वो मार्क्स कैसे दे रहे हैं। एसीसी का एग्जाम का फोकस हमेशा पे आपके जो भी आपका कॉन्सेप्ट है उस कॉन्सेप्ट को आप रियल लाइफ में कैसे अप्लाई करोगे उस पे आएगा। रट्टा मारना नहीं है, तोते की तरह हमें जाके वहां पे ये नहीं बनना कि भाई तोते को आपने कुछ भी सिखा दिया, गाली सिखा दी तो गाली दे के आ रहा है, तोते को आपने भजन सिखा दिया तो भजन सीख के आ रहा है। नहीं, आपने रोट लर्निंग नहीं करनी है, आपने अपने कॉन्सेप्ट्स को समझ के उनको सही तरीके से वहां पे अप्लाई करके आना है। ठीक है? तो एग्जामिनर की अप्रोच क्या है, एग्जामिनर कैसे मार्क्स दे रहा है, क्या गलतियां कर रहा है, वो आपको बच्चों जो गलतियां कर रहे हैं वो वहीं से सीख के आओ। ठीक है? नेक्स्ट, अगला है वीक टेक्निकल नॉलेज, या सिंपली सेइंग कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी आपकी पुअर है। बच्चे क्या करते हैं, वही रट्टा मारना है कि जल्दी जल्दी से रट्टा मार लो भाई, इसके अंदर इस क्वेश्चन के अंदर इस तरीके से आंसर देना है, इस क्वेश्चन के अंदर इस तरीके से आंसर देना है। अरे भाई एक बात समझ लो ध्यान से, आपके पास एसीसीए में क्वेश्चंस रिपीट नहीं होते। ठीक है? क्वेश्चंस बदल जाएंगे। आपके खास तौर से जो प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स हैं उनके अंदर तो क्वेश्चन वैसा आएगा ही नहीं जैसा आपने अपने पास किसी भी बुक से कवर किया हो। ठीक है? चाहे फिर आपने मेरे से भी कवर किया हो, क्वेश्चन सेम नहीं आने वाला। तो क्या करें फिर, कॉन्सेप्ट पे ही ध्यान देना पड़ेगा भाई। पर कॉन्सेप्ट अगर साफ है, कॉन्सेप्ट अगर क्लियर है, तो एग्जामिनेशन में फिर सवाल कहीं से भी उठ के आ जाए, आप अटेम्प्ट कर सकते हो। तो फोकस करो कि आप अपना कॉन्सेप्ट्स को अच्छे से क्लियर कर सको। ठीक है? कि कॉन्सेप्ट क्या कह रहा है, व्हाई डज दिस कॉन्सेप्ट वर्क, एंड नॉट जस्ट हाउ टू अप्लाई इट। कैसे अप्लाई करना है वो तो आप सीख ही जाओगे, बट उसके पीछे का वजह क्या है। ठीक है? मैं तुम्हारे लिए वीडियो क्यों बना रहा हूं, क्योंकि मुझे दिखता है कि गलतियां हो रही हैं। ठीक है? कैसे करना है वो तो तुम्हें आता है, बट वो गलतियां क्या है वो बताने पड़ेंगे ना मुझे, तो मैं भी तो वो वीडियो बना रहा हूं ना। सेम चीज तुम्हारे को है कि तुम्हें देखना है कि एक कॉन्सेप्ट पीछे क्या है और उसकी फिर एप्लीकेशन क्या है वो तो तुम्हें आती है। ठीक है? यूज प्रैक्टिकल एग्जाम्पल्स एंड रियल वर्ल्ड सिनारियोज टू स्ट्रेंथन योर टॉपिक्स। जब भी आप अपने पास कोई टॉपिक पढ़ते हो तो देखो क्या आसपास की दुनिया में ऐसा कुछ हुआ है। क्या कभी कोई कंपनी का मर्जर एंड एक्विजिशन हुआ है तो उन्होंने क्या क्या किया होगा। फॉर एग्जांपल जैसे हम अकाउंट्स की बात करें कि फाइनेंशियल रिपोर्टिंग की, तो क्या किसी कंपनी का बिजनेस कॉम्बिनेशन हुआ है, क्या किसी कंपनी ने अपने पास किसी का कोई सब्सिडी एक्वायर की है, अगर सब्सिडी एक्वायर की है, तो सब्सिडी की किस तरीके से काउंटिंग वो कर रहे हैं, एक बार उनकी थोड़ी सी कभी बैलेंस शीट प्रॉफिट खोल के देख लो, गूगल पे मिल जाएगी आपको, है ना। फिर डिस्कस द ट्रिकी कॉन्सेप्ट विद योर पीयर्स और मेंटर्स टू गेन डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स। आपको जो भी ट्रिकी लगते हैं चीजें अपने दोस्तों से डिस्कस करो। दोस्तों से ज्यादा डिस्कस करना बेटर लगता है, बट दोस्त भी कई बार आपको सही चीज नहीं बता पाएंगे क्योंकि उनके भी खुद वो भी पढ़ रहे हैं ना आपके साथ साथ, तो उनकी भी हो सकता है कॉन्सेप्ट क्लियर ना हो। तो आप अपने टीचर्स अपने मेंटर्स के पास जाओ, उनसे पूछो कि सर इस तरीके का सवाल आएगा तो हम क्या करें, या ये कॉन्सेप्ट है तो इस कॉन्सेप्ट में अगर ये हो जाए तो क्या होगा। अपना दिमाग खोलो। ठीक है? और डिस्कस करो ट्रिकी टॉपिक्स विद योर मेंटर्स एंड योर पीयर्स। ठीक है?
नेक्स्ट, अगली मिस्टेक आपकी है, नॉट प्रैक्टिसिंग सफिशिएंटली। हम टीचर्स बोल बोल के थक जाएंगे, मर जाएंगे, पर तुम नहीं सुधरोगे। प्रैक्टिस करो भाई, प्रैक्टिस। जब तक प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक आप कोई भी चीज नहीं कर सकते, ठीक है। मुझे भी एज अ टीचर पढ़ा पढ़ा के ही टॉपिक्स को पता चल जाता आ जाता है कि भाई हाँ, अब मुझे टॉपिक को पूरी वो पकड़ हो गई है। अब इस टॉपिक पे कहीं से भी सवाल आ गया, कोई बच्चा मेरे पास ले आएगा, मैं उसको सॉल्व करके दे सकता हूँ। प्लस मुझे भी पता चल जाएगा कि भाई प्रैक्टिस से कि मैं किस तरीके से आंसर दे रहा हूँ, ताकि वो बच्चा वो एग्जामिनेशन में लगा सके। तो जब मुझे भी प्रैक्टिस करनी पड़ रही है, तो तुम तो पहली बार पढ़ रहे हो, नालायक हो, क्यों नहीं प्रैक्टिस कर रहे हो? ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस प्रैक्टिस करो, ज्यादा से ज्यादा अपने पास मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करो, क्योंकि जितनी ज्यादा आप हाथ से प्रैक्टिस करोगे एग्जामिनेशन में, हाथ से मतलब आपका जो भी कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम है, मेरा मतलब ये है, आप अपने पास एग्जाम में उतना कम टाइम लगाओगे। क्योंकि देखो, एक मसल मेमोरी का कॉन्सेप्ट होता है कि आपके अगर मसल को आदत लग गई, आपके हाथों को, आपके बॉडी को आदत लग गई कि हाँ भाई एक चीज को ऐसे से करना है, तो फिर आप एग्जामिनेशन में उस इस तरीके से सीरीज में करके आओगे, ठीक है। तो मेनी स्टूडेंट्स अंडर एस्टिमेट द इंपॉर्टेंस ऑफ क्वेश्चन प्रैक्टिस। दे रीड थियरी बट दे डोंट अप्लाई इट इन एग्जाम स्टाइल क्वेश्चंस। ऐसा हमें नहीं करना है, ठीक है। तो एम फॉर एटलीस्ट 50 to 60% ऑफ स्टडी टाइम डूइंग पास्ट पेपर क्वेश्चंस। टाइम योरसेल्फ व्हेन डूइंग द फुल मॉक एग्जामिनेशंस, ये हम डिस्कस कर चुके हैं। यूज द एसीसीए प्रैक्टिस प्लेटफॉर्म फॉर कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशंस। जो भी आपके पेपर कंप्यूटर बेस्ड होने वाले हैं, आपको क्या करना पड़ेगा, घर से प्रैक्टिस करो कि भाई वर्ड पे, एक्सेल पे आप उनको कैसे लिखोगे। क्योंकि भाई अब वहां पे आप ऐसे पेन पेपर लेके नहीं बैठोगे ना आंसर करने के लिए, आपके पास वहां पे एग्जामिनेशन में कैसा आएगा, पेपर होगा ना, आपके पास एक कंप्यूटर होगा, लैपटॉप होगा, उससे आपको क्या सॉल्व करना होगा। तो भाई घर पे भी प्रैक्टिस प्रैक्टिस करो अपने पास, ठीक है। जितनी ज्यादा क्वेश्चन घर पे प्रैक्टिस करके जाओगे, उतना एग्जाम में कम आपको प्रॉब्लम आएगी, ठीक है। जैसे फौजी के लिए कहा जाता है कि जितना पसीना वो जंग में से पहले बहा लेगा, उतना जंग में खून कम बहाना पड़ेगा उसको। तो तुम्हारे लिए जंग है तुम्हारा एग्जामिनेशन, तो वहां पे खून बहाने से बेटर क्या है, आज अच्छे से पसीना बहा लो अपना, ठीक है। चलो जी, ये हो गया आपका मिस्टेक नंबर 4। और लास्ट है मिस्टेक नंबर 5, जो है कि पुअर एग्जाम टेक्निक। आपको एग्जाम में लिखना आना चाहिए कि भाई एग्जाम में आंसर कैसे लिखते हो। अब आपके पास बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं, मैं सब में तो नहीं बता सकता, ठीक है। आप अगर मेरे पास क्लासेस लेते हो अकाउंट्स की, तो मैं आपको बता सकता हूँ कि हाँ भाई अकाउंट्स आपको क्वेश्चंस किस तरीके से लिख के आने हैं, ठीक है। आपके पास बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं, तो आप अपने रिस्पेक्टिव टीचर्स के पास जाइए और उनसे पूछिए कि सर एग्जामिनेशन में हमें कैसे लिखना है। वो आपको गाइड करेंगे, आपको बताएंगे कि भाई किस किस क्वेश्चन में आपको क्या क्या लिखना जरूरी है। क्योंकि देखो, अल्टीमेटली एग्जाम में आप अगर लिख नहीं पा रहे, तो आपकी जितनी भी कॉन्सेप्ट्स यहाँ भरे हुए हैं उसका कोई फायदा नहीं है, जब आप सामने वाले को एक्सप्लेन ही नहीं कर पा रहे अपनी बात, ठीक है। तो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो। अगर कहीं पे लिखा है वर्ड एक्सप्लेन, कहीं पे लिखा है वर्ड डिस्कस, कहीं पे लिखा है वर्ड इवेल्युएट, तो इन सभी के अलग अलग मतलब है, इन्हीं में सब में अलग तरीके से आपको आंसर्स करने पड़ेंगे। तो वो कैसे पता चलेगा, आप जब अपने पास क्वेश्चंस घर पे करोगे, पता चलेगा कि यार जब वर्ड एक्सप्लेन लिखा है तो क्या है, वर्ड डिस्कस लिखा है तो क्या है, वर्ड इवेल्युएट लिखा है तो क्या है, और मुझे आंसर्स कैसे लिखने हैं, ठीक है। यूज प्रोफेशनल राइटिंग स्टाइल। एक बात बताओ, क्या एसीसी कोई सड़क छाप डिग्री है क्या? बोलो। नहीं ना, एक प्रोफेशनल डिग्री है, उससे तुम्हें इज्जत मिलेगी, चार्टर्ड अकाउंटेंट बनोगे, तो तुम्हारे को एक प्रोफेशनल लैंग्वेज आनी चाहिए ना लिखने की। एक नॉर्मल बीकॉम का बच्चा या एक नॉर्मल बच्चा भी, 10वीं 11वीं का बच्चा भी इंग्लिश लिख सकता है, ठीक है। वो भी लिख के आ सकता है, एग्जामिनेशन में पास हो जाना चाहिए होने के लिए। बट ऐसा नहीं चलेगा ना, आप एक प्रोफेशनल डिग्री ले रहे हो तो प्रोफेशनल राइटिंग भी होनी चाहिए आपकी, ठीक है। तो इट शुड बी क्लियर, समझ में आनी चाहिए, स्ट्रक्चर्ड। आपको प्रॉपर फॉर्मेट में एक आंसर देना है कि भाई आप अपने फॉर एग्जांपल कोई बड़ा थियरी का आंसर है, तो आपने पास क्या किया है, उस थियरी के आंसर को ब्रेक डाउन कर दिया इनटू पैराग्राफ्स। पैराग्राफ्स में भी आपने ब्रेक डाउन किया उसको, हर पैराग्राफ की छोटी छोटी हेडिंग बना दी, उन हेडिंग्स के अंदर आपने पॉइंट्स बना दिए। पैराग्राफ को आप क्या कर सकते हो, उसकी पैराग्राफिक हेडिंग बना दो, उसको पैराग्राफ को ब्रेक कर दो इनटू स्मॉल स्मॉल पॉइंट्स, फिर अगले पैराग्राफिक हेडिंग बना दो, उसको ब्रेक कर दो इनटू स्मॉल स्मॉल पॉइंट्स। तो उससे क्या होगा, आपका आंसर वेल स्ट्रक्चर्ड हो जाएगा। चेकर को भी लगेगा कि हाँ यार बच्चे को आंसर पता है, बच्चे ने चीजों को ब्रेक डाउन करके मुझे एक्सप्लेन करने की कोशिश करी है, मतलब उसके दिमाग में कॉन्सेप्ट्स बैठ चुके हैं, ठीक है। आंसर्स आपके क्या होने चाहिए,
कंसाइज होने चाहिए। ठीक है, टू द पॉइंट बात करने, ये नहीं कि अगर तुमसे कोई पूछे व्हाट इज माय नेम तो तुम कह रहे हो सर प्रीवियसली माय नेम वाज राम, देन लेटर ऑन माय ग्रैंडमदर चेंज इट टू रमा एंड नाउ माय नेम इज रमेश। अरे तुमसे सीधा पूछा था व्हाट इज योर नेम, सीधा बताओ माय नेम इज रमेश, क्यों कहानी कर रहे हो? मेरे पहले नाम राम रखा गया था, फिर दादी ने रमा कर दिया, फिर मेरा नाम रमेश पड़ा। अरे आ रही बात समझ? कंसाइज आंसर्स होने चाहिए। एंड मैनेज योर टाइम वाइजली, जैसे हमने डिस्कस किया कि आपका वो टाइम मैनेजमेंट नहीं होना चाहिए। आपके पास एक मार्क के लिए फॉर एग्जांपल जैसे 1.8 मिनट्स हैं, तो आपको उतने टाइम में वो क्वेश्चन कर देना चाहिए कि अगर आपके पास 10 मार्क का सवाल है तो 10 इंटू 1.8 मतलब 18 मिनट में सवाल कंप्लीट हो जाना चाहिए। 19-20 तक मैक्सिमम चलेगा, इससे ज्यादा नहीं लगाना। ठीक है, चलो जी। तो हमारे पास ये 5 कॉमन मिस्टेक्स जो बच्चे अपने पास करते हैं। अब बात आती है हमारे बोनस टिप की, जो मैंने डिस्कस किया था कि मैं आपको जरूर बताऊंगा। सर जल्दी बताओ, पढ़ाई करनी है, हमारे को बहुत देर हो गई वीडियो लगा में टाइम लगाते लगाते, जल्दी से बता दो बोनस टिप क्या है, हम उसी की वजह से वेट कर रहे थे अपने पास। तो बच्चों बोनस टिप ये है कि जो बच्चे भी अपने पास जो प्रोफेशनल लेवल पे पहुंच चुके हैं, जो अभी बच्चे हमारे पास प्रोफेशनल लेवल पे पहुंच चुके हैं, जो लास्ट लेवल के एग्जामिनेशन दे रहे हैं, उनको अपने पास एक ईपीएसएम, जो एथिक्स एंड प्रोफेशनल स्किल्स का एक मॉड्यूल होता है, वो अपने पास उनको कवर करना होता है। ठीक है, बच्चे क्या कहते हैं कि सर हम अपने पास से ईपीएसएम का मॉड्यूल बिल्कुल लास्ट में कवर करेंगे सारे प्रोफेशनल लेवल के पेपर्स क्लियर करने के बाद। यही वो गलती कर जाते हैं। जो आपका ये मॉड्यूल होता है ना, एथिक्स से प्रोफेशनल मॉड्यूल, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि इसी के अंदर आप इतनी सारी चीजें सीख लेते हो कि जब आप अपने पास प्रोफेशनल लेवल के पेपर अटेम्प्ट करते हो ना, आपको लगता है कि हाँ रे मैंने ईपीएसएम में पढ़ा तो था, ईपीएसएम में जो मैंने चीजें की थी वही तो यहाँ पे आ रही हैं। इसीलिए आप अपने पास एथिक्स एंड प्रोफेशनल स्किल्स का जो मॉड्यूल है, ये अपने प्रोफेशनल लेवल के पेपर देने से पहले क्लियर कर लो। इसमें भी छोटा सा टेस्ट होता है, आप अपने पास इसको क्लियर करो। यहाँ से आपको ऐसी चीजें पता चल जाएंगी जो आप अपने प्रोफेशनल लेवल में सीधे सीधे अप्लाई कर सकते हो, जो जो आपके प्रोफेशनल लेवल के पेपर्स होते हैं। ठीक है, तो कंप्लीट ईपीएसएम अर्ली टू डेवलप क्रिटिकल थिंकिंग एंड एग्जाम टेक्निक्स, अप्लाई द ईपीएसएम स्किल्स टू द केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस। आपको जैसे पता होगा कि आपके पास फॉर एग्जांपल जैसे हम बात करें एसबीआर की, प्रोफेशनल पे एसबीआर है, तो आप पे आपके केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस आने वाले हैं सारे के सारे। तो उन केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन में कैसे आप अपने पास एथिक्स से प्रोफेशनल स्किल्स को यूज कर सकते हो, वो आप अपने पास वो कवर करने के बाद ही जान पाओगे। ठीक है, completing EPSM can increase your chances of passing the strategic professional examinations। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है बच्चों, जो आपको अपने पास पहले कवर करनी चाहिए, ना कि बाद में। ठीक है, तो ये थे बच्चों हमारी बोनरशिप। आई होप आपको बच्चों ये वीडियो पसंद आएगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब कर लो हमारे चैनल पे। किसी को भी अगर हमारे पास कोई क्लासेस चाहिए तो हमारे पास क्लासेस के लिए वो हमारे पास हमारी टीम को कांटेक्ट कर सकता है इस नंबर पे। ठीक है, इसके अलावा अगर आपको लगता है कोई और कॉमन मिस्टेक्स हैं जो आप लोग करते हैं, तो प्लीज कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताना, ताकि हमें भी पता चले कि हाँ यार ये एक्स्ट्रा मिस्टेक्स हैं जो आप लोग ज्यादातर करते हैं। ठीक है, तो थैंक यू सो मच, कीप स्टडिंग एंड कीप वर्किंग हार्ड, यू विल डेफिनेटली सक्सीड इन योर एग्जामिनेशंस। थैंक यू सो मच, बाय बाय।